जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त कवि ललित व्यास। साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथियों, मकर संक्रांति के अवसर पर आज स्मृतियों में याद आया गांव का मेला। तो मन हुआ कि क्यों ना गांव के मेले की जो यात्रा है वो लघु कथा के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जाए। तो एक स्वरचित बहुत छोटी सी कहानी है जो मुझे लगता है आप सभी के बचपन के दिनों को आपकी स्मृतियों में तरोताज़ा कर देगी और वो यात्रा आप जी सकोगे। तो आइए ना गांव के मेले की यात्रा इन कुछ कहानी की पंक्तियों के माध्यम से हम लोग एक बार फिर से जीवंत करते हैं। कहानी का शीर्षक है गांव का मेला। आइए यात्रा करते हैं एक गौरवशाली, बेहद खूबसूरत, तकरीबन विलुप्त हो चुकी सांस्कृतिक परंपरा की। बढ़ते हुए संसाधनों ने लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता लगभग समाप्त ही कर दी है। जिस वजह से लोगों का आपस में जुड़ाव होता था, वो जुड़ाव लगभग इस आधुनिकता ने और इस विकास ने लगभग समाप्त कर दिया है। और अगर कुछ बचा भी है तो सिर्फ कुछ औपचारिक संबंध या फिर व्यावसायिक पूरक संबंध। हर व्यक्ति इसी अकड़ में रहता है कि वह सारी चीजें पैसों से खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। किसी को किसी की जरूरत ही नहीं होती है। सब अपनी बनावटी दुनिया में मदमस्त रहते हैं। यही कारण है कि कुछ परंपराएं, कुछ संस्कृतियां लगभग हाशिए पर चली गई हैं या तकरीबन समाप्त ही हो गई हैं। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है। 80-90 के दशक में, बल्कि 21वीं सदी के पहले दशक तक ग्रामीण इलाकों में विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर कस्बाई मेलों का बहुत क्रेज हुआ करता था और उन मेलों में एक आकर्षण का केंद्र होता था मकर संक्रांति का मेला। जाहिर सी बात है, मकर संक्रांति के दिन स्कूल की छुट्टी होती थी और परंपरा के अनुसार सभी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बड़ी बेसब्री के साथ इस दिन का इंतजार करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस समय संसाधन नहीं होते थे, साधन नहीं होते थे, मोबाइल फोन इत्यादि नहीं होते थे। तो यही एक बहाना भी होता था कि मेलों के जरिए ही हम एक दूसरे से मिल भी लेते थे। इसी बहाने बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को घरों से बाहर निकलने का मौका मिलता था। मोबाइल फोन और वाहन तकरीबन ना के बराबर होने से कुछ कोस की दूरी पर ही, कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही रह रहे कई संबंधियों, मित्रों या परिचितों से संपर्क लगभग ना के बराबर ही रहता था या उनका हालचाल लगभग किसी अवसरों पर, किसी त्योहार पर या किसी शादी ब्याह के आयोजनों पर ही हो पाता था। ये मेले भी उन सभी से मिलने जुलने और हली भली करने का एक माध्यम होते थे। सुंदर का पूरा बचपन बिल्कुल मेरे आंखों के सामने मुस्कुरा रहा है, मानो अभी पिछले साल की ही तो बात है। सुंदर के स्कूल की छुट्टी है और सुंदर आज बहुत खुश और बहुत उतावला है। दोपहर 12 बजे तक सुंदर पड़ोस के अपने बाल सखाओं, जिनमें भूरा, बंटी, जोगिया, हीरा, लिदुआ, छोटे, सतुआ इत्यादि के साथ वो क्रिकेट खेल कर जल्दी जल्दी नहा धो रहा है और कहीं तैयार होने की योजना बना रहा है। शायद वो भी संक्रांति के मेले में जाना चाहता है अपने सब हम उम्र साथियों के साथ। और इन सब उम्र साथियों के पहले योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। गांव से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कस्बे में मेला लगता है, जहां आसपास के करीब 20-25 से भी अधिक गांव के लोग जमा होते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ होती है। बहुत सारी नौटंकी, बहुत सारे खेल के सामान, खिलौने, बहुत सारे खाने के सामान, तरह तरह की जलेबियां, तरह तरह की मिठाइयाँ,
उस मेले के आकर्षण का केंद्र होती हैं। सुंदर के गांव से भी कई लोग अलग अलग तरह की टोलियां बनाकर जाते हैं। कोई पैदल जाता है तो कोई साइकिल से जाता है। सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, लड़के, लड़कियां, महिलाएं बड़े उत्साह से मेला जाते हैं। सुंदर और उसकी मंडली भी इसी उत्साह और उम्मीद से पूरी तैयारी में बैठे हैं कि कैसे किसी तरह उन्हें भी मेले में जाने की अनुमति मिल जाए, और अनुमति के साथ थोड़े पैसे भी। गांव खेड़ों में सामान्यतया छोटे बच्चों को दूर दराज जाने की अनुमति नहीं ही मिलती है, और परमिशन मिलना भी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं होता। यदि किसी तरह से अनुमति मिल भी जाती है तो फिर दूसरा मानसिक युद्ध यह होता है कि अनुमति तो अब मिल गई है, अब पैसे कितने मिलेंगे। अपनी अपनी सिफारिश में सभी बच्चों ने घर के किसी न किसी सदस्य को लगा रखा है। किसी के घर में मम्मी, किसी की दादी, तो सुंदर के यहाँ यह दायित्व तो नानी ने संभाल रखा है, क्योंकि सुंदर तो बचपन से ही ननिहाल में रहता था। उसका पूरा पालन पोषण ही ननिहाल में हुआ है, और वो ननिहाल के सभी सदस्यों को अपना पारिवारिक सदस्य लगभग मान ही चुका है, और ननिहाल वालों के भी वह आंखों का तारा है। सभी बच्चों की तरह सुंदर भी पूरे हक और जिद से किसी भी विषय वस्तु के लिए अपने ननिहाल वालों से हट कर सकता है। चूंकि सुंदर ननिहाल में रहता था तो ननिहाल वालों के लिए उसकी सुरक्षा एक अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, जिस वजह से सुंदर का बाहर आना जाना अन्य बच्चों की तुलना में कुछ अधिक ही प्रतिबंधित था। बाल्यपन में सुंदर मन ही मन इस अधिक सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा के कारण खिन्न रहता था, संतुष्ट रहता था। खैर, सभी बच्चे अपने अपने घरों से मेले की अनुमति और पैसों की लड़ाई पूरे मन से, इत्मीनान से लड़ रहे थे। कई प्रयासों और पैतरों, सिफारिशों के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जब सभी को मेले जाने की इजाजत मिल गई। कुछ को नहीं भी मिली। जिन्हें ये परमिशन मिल गई वो तो 7वें आसमान पर थे, और उस इजाजत के साथ तकरीबन 50 से 70 रुपए भी उन्हें प्राप्त हुए। और ये 50 से 70 रुपए मिलते ही सभी बच्चे मानो खुशियों के 7वें आसमान पर थे। मेले जाते समय रास्ते में कई लोग झुंड के झुंड मिलने शुरू हो जाते थे। रास्ते भर खूब गप्पे हाँकते, और इस गपशप में रास्ता कब कट जाता ये पता ही नहीं चलता। रास्ते में कभी कोई फिल्मी गाने गुनगुनाते, तो किसी फिल्मी तराने पर थिरकते भी, तो किसी दूसरी टोली में जा रहे किसी हम उम्र दूसरे बच्चे की या तो किसी पहनावे पर या उसके साज सज्जा पर या उसके चलने पर कोई मजाकिया टिप्पणी करते, तो उधर से भी प्रतिक्रियात्मक बातूनी हमला होना लाजमी था, होता भी था। तो कोई बड़े बूढ़े बाबा की धोती खींच के भाग निकलता, तो कोई उनको कुछ कहकर चिढ़ाता, तो बाबा भी फंसफंसा के गरियाते हुए, रुक ससुरी के अभी बताता हूं कहते हुए अपनी बकुली से मारने दौड़ते। बच्चे फौरन दौड़कर दूसरी टोली में शामिल हो जाते। रास्ते में मिली किसी एक की भौजी को सभी अपना भौजी मानकर उनसे मौज मस्ती करते, तो कभी किसी दूसरे सहपाठी से जो अभी भी रास्ते में मिला से लंबी चौड़ी हाँकते। जल्दी ही सभी बच्चे रंगीन मेले के करीब पहुंच जाते, और वो मेले के करीब पहुंच गए हैं इस बात का भान उन्हें इस बात से होता कि उन सभी को मेले का कोलाहल, विभिन्न प्रकार की सीटियों, बांसुरियों, भोंपू और हलचल की प्रतीकात्मक ध्वनि कानों तक आती और मोहन बाजा की आवाज सुनाई देने लगती।
साथ ही विभिन्न चाट व्यंजनों की सुगंधित खुशबू आने लगती। ये इस बात का सबूत होता कि सभी मेले के बेहद करीब पहुंच गए हैं। दूर से ही वह स्थल दिखने लगता जहां साइकिल पार्किंग के लिए एक जगह रिजर्व की गई है। शायद वो किसी का खेत भी हो सकता रहा। प्रति साइकिल 2 रुपए लिया जाता था। साइकिल में चेन फंसाकर उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता था। इसे पार करते ही मेले में दाखिला हो जाता था। हर तरफ बस लोग ही लोग। करीब 1 वर्ग किलोमीटर में ठसाठस लोग भरे होते। पैर रखने तक की जगह नहीं। खूब धक्का मुक्की हो रही है। किसी को किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। चारों तरफ बस केवल शोर ही शोर, शोर ही शोर। ट्री ट्री ट्री, सी सी सी, पी पी पी, भोंपू भोंपू, हुर, गर्मा गर्म जलेबी, चाट, गेंद ले लो, गाड़ी ले लो, पेठे ले लो, मिठाइयाँ, खिलौने ले लो, गन्ने ले लो, किताबें ले लो की आवाजें कानों में कोलाहल पैदा कर रही हैं। पूरा मेला दुकानों से सजा और लबालब लोगों से भरा पड़ा है। कहीं पर पोस्टर, कहीं पर कहानियों की पुस्तकें, कहीं पर शायरियों की किताबें बिक रही हैं। कई अलग अलग प्रकार के झूले हैं। कई अलग अलग प्रकार के जादू दिखाने वाले दुकानें हैं। टैटू और गुदाई करने वाली दुकानें हैं। तो कहीं शोर मचाता हुआ मौत का कुआं। वाह, क्या मजेदार मेला है। पर जेब भी कमजोर है। हिसाब किताब बैठाकर कुछ चीजें खाते हैं, मित्रों को खिलाते हैं, जैसे जलेबी, चाट वगैरह वगैरह। कुछ खरीदते भी हैं। बचपनी उम्र है, खेल के सामान, खिलौने, उसमें गेंद होती है, प्लास्टिक का बैट होता है। मोहन बाजा लेना नहीं भूलते, और सीटियां भी। कुछ कहानियों की, कुछ गीत और शायरियों की अपने अपने पसंद के अनुसार किताबें खरीदते हैं। हाँ, संक्रांति के मेले में गन्ना लाई और ककनिया पेठा, इनका बहुत क्रेज होता है। ये जरूर खरीदते हैं क्योंकि घर वाले भी इनके इंतजार में बैठे रहते हैं। और निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें खरीद कर जब हम आगे बढ़ते हैं, वहीं पर कुछ दूर में हम देखते हैं कई लोग जो बहुत दिन से एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, एक दूसरे से बिछड़े होते हैं। कई रिश्तेदार साथ में मिलते हैं, उनसे देर तक बातें होती हैं। अपनी हली भली, अपनी दुख तकलीफ, अपनी खुशियाँ, उन सब से हम साझा करते हैं। मेले में इतना शोरगुल है, इतना शोरगुल है कि कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ बातें सिर्फ सर हिला करके सहमति के साथ, ठहाकों के साथ, अधसमझी बातें छोड़ भी देते हैं। जेब बहुत कमजोर है, सामान बहुत सारा खरीदना है। कई सामान खरीदते हैं तो कुछ अगले साल की उम्मीदों के साथ समझौता करके छोड़ भी देते हैं। कई पुराने दोस्त, रिश्तेदार जिनसे बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी, अचानक मिल जाते हैं। उनसे मिलते हैं, गप्पे सप्पे होती हैं। क्या तो खुशी मिलती है, अद्भुत खुशी मिलती है। और पैसे खत्म होते ही मेला पूरा हो जाता है। बहुत सारा सामान इकट्ठा हो चुका होता है। अब तो रात भी हो गई है। फिर वापस उसी तरह से पगडंडियों के सहारे अपने गांव और गांव से घर हो लेते हैं। और घर पहुंचते ही बड़ी बेसब्री से छोटे भाई बहन इंतजार कर रहे होते हैं। दौड़कर भागकर वो थैले में टूट पड़ते हैं। थैले लेकर वे आपस में अपनी अपनी पसंद के खिलौने, मिठाई, जलेबी, चाट, जो कुछ भी होता है वो बांटने लगते हैं।
घर के बड़े बुजुर्ग भी मेले से आई जलेबी खाकर, मिठाई खाकर फूले नहीं समाते। अगले दिन फिर स्कूल और वहाँ मेले का बढ़ा चढ़ा के वर्णन। और वे छात्र, वे साथी छात्र जो मेले में नहीं पहुँच पाए थे, अरे उनके सामने तो समझो डीगों और मेलों की कहानियों के इतने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए जाते कि उनके आंखों से आंसू आ जाते और वे कई दिनों तक इस बात का अफसोस मनाते और योजना बनाते कि अगले साल मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा और इससे भी बेहतर करूंगा। एक दूसरे की टांग खिंचाई होती, मौज मस्ती होती, मेले की खुमारी हफ्तों तक बनी रहती और मेले से गई सीटी का जोर जोर से बजकर अपनी अपनी वस्तु की बेहतरी का प्रदर्शन करते। मेले से लाई गेंद भले ही अगले ही दिन फट जाए, पर जब तक साथ रहती अलग ही जलवा होता। वह उत्साह महीनों तरोताजा रहता था। यही बचपना था और यही बचपनों के त्योहार का आनंद, यही बचपन का मेला जिसकी यादें आज भी स्मृति पटल पर बिल्कुल तरोताजी बनी हुई हैं। लेकिन अफसोस अब ये दिन सब विलुप्त हो गए हैं, मात्र एक कोरी कल्पना है। अब तो बस अंधी स्पर्धा और उसके पीछे भगदड़। साथियों, उम्मीद है कि इस मेले के वृतांत और इस मेले के यात्रा में आप सभी ने अपने अपने मेलों की यात्राएं जरूर की होंगी। प्यार दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।